मेरा गेट में रैंक लाना एम नहीं था। मेरा एम ये है कि मेरे को जो सब्जेक्ट्स एक्चुअली जो गेट में आते हैं उनको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप किसी और चीज़ में टाइम डिवोट करते हो तो एक्चुअली आप है ना अपने माइंड को दो जगह स्विच कर रहे हो, और जिस दिन आपने अपने माइंड को दो जगह स्विच किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चलती हैं वो भी आप अच्छे से नहीं सोच पाओगे। Hi guys, my name is Kishan Mittal and I have secured an All India Rank 2 in GATE 2021 CSE। करंटली मैं फाइनल ईयर में हूँ GSITS इंदौर में, और एक्चुअली मेरा होम टाउन ग्वालियर है। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, और अपने जेई देने के बाद मैं यहाँ पर GSITS इंदौर में इंदौर में शिफ्ट हो गया था फॉर माई बीटेक। एंड इन बीटेक में आफ्टर 2 years मीन्स इन 3rd ईयर मैंने एक्चुअली गेटेड झील ज्वाइन करी थी। एंड फ्रॉम देयर आई एम करेंटली गेटेड झील फॉर 2 years, और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। मतलब करेंटली मैं फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा हूँ। एक्चुअली गेट को है ना नॉर्मली बच्चे इस तरीके से देखते हैं कि है ना अगर हम गुड कॉलेज में हैं तो है ना हमको प्लेसमेंट ले लेना चाहिए, है ना। मीनिंग ये नहीं था कि है ना मुझे प्लेसमेंट चाहिए। मैंने गेट इसलिए किया क्योंकि गेट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, फिर गेट जिस पाथ में आपको ले जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअली रिसर्च के फील्ड में आपको ले जाता है, और अगर मैं प्लेसमेंट ले लेता तो है ना मैं रिसर्च नहीं कर सकता था। सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन गेट। और गेट को चूज़ करने के मेरे पास बहुत रीजंस है। लाइक इन द फर्स्ट 2 years आई एम एक्चुअली डूइंग ऑल माई कोडिंग पार्ट, और मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही करी थी पहले 2 साल, और उसके बाद मतलब 2 साल के बाद मैंने गेटेड झील ज्वाइन करी थी क्योंकि मुझे गेट परस्यू करना था। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि है ना जब मैं कोडिंग करता था, जैसे मैंने कोडिंग करी और मुझे लगता था कि ठीक है कोडिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, बट जिस चीज़ के ऊपर मैं कोडिंग करता था, लाइक मैं कंपाइलर के ऊपर कोडिंग कर रहा हूँ, तो मैं देखता था कि कंपाइलर एरर्स डिटेक्ट कर रहा है, मेरे को कोडिंग में इतनी हेल्प कर रहा है, तो मेरा लॉजिक बिल्ड हो रहा है, मेरे प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये बन रहे हैं वो किसने बनाया या फिर वो बना कैसे है, इस चीज़ की मुझे हमेशा से है ना बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहा है। जैसे कंपाइलर के ऊपर अपन कोड करते हैं तो कंपाइलर एरर्स डिटेक्ट क्यों कर रहा है। उसके बाद कई चीज़ें जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर में अपन देखते हैं कि है ना 2 GB रैम पर है ना वो चीज़ है ना कोई प्रोग्राम धीरे चल रहा है, और वही अगर अपन उसको 4 GB मतलब 6 GB अपग्रेड कर दें तो वो गेम लैग नहीं कर रहा है, वो गेम एकदम स्मूथ चल रहा है। उसकी अपन हार्ड डिस्क को है ना बढ़ा देते हैं तो है ना वो चीज़ें है ना थोड़ी सी है ना स्मूथ होने लगती हैं। और भी कई चीज़ें रहती हैं, लाइक कैशे क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें अपन सिर्फ कोडिंग करके कभी है ना इसको एक्वायर नहीं कर सकते इस नॉलेज को। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। मतलब सिर्फ आप है ना ऊपर की चीज़ें करते हो कि सिर्फ आप कोडिंग कर लेते हो और ठीक है अच्छे खासे प्रोग्राम बना ही लेते हो और प्लेसमेंट भी हो जाता है, उससे आप अपनी लाइफ भी आराम से जी सकते हो। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट हमेशा कोडिंग जिसके ऊपर होती है, मतलब जैसे कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और इसलिए मैंने सोचा कि है ना मुझे गेट करना चाहिए। और फिर मैंने प्लेसमेंट्स पे कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया। मानता हूँ कि मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, बट जब मेरा वो एम ही नहीं है तो जो मेरा एम नहीं है मैं उस पर कभी नहीं जाऊँगा। जो मेरा एम है मैं उसी पे फोकस करता हूँ। इट डज़ नॉट मैटर कि है ना चीज़ें कितनी मेरे लिए फेवरेबल है, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं हमेशा वही करता हूँ, और इसलिए मैंने गेट चूज़ कर लिया। वैसे आपको पता है कि 3rd ईयर में मैंने गेटेड झील ज्वाइन किया था, तो गेटेड झील को एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली गेटेड झील बहुत अच्छी कोचिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखोगे तो गेटेड झील हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है ना। आप देख सकते हो कि है ना ऑल इंडिया 100 रैंक के अंदर काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ से। और फिर है ना इवन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप कभी आओगे तो आपको दिखेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर जो एक्सपोजर है, ऐसा भी हो सकता है गेट में वैसे बिना कोचिंग के भी निकाल ही लेता, बट प्रॉब्लम उसकी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है आपको, और एनवायरनमेंट अगर आप इंदौर में हो तो आपको एनवायरनमेंट सबसे अच्छा कहाँ मिल सकता है? आई थिंक गेटेड झील से अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता। मैंने अपने मतलब काफ़ी सीनियर से पूछा था 3rd ईयर में कि मुझे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर नेट पे भी देखा, और फिर मैंने ये देखा कि है ना झील इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग। मैम जितना अच्छा पढ़ा देती हैं किसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि एक्चुअली मैं इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ, और है ना आपको लेक्चर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे, बट वो इंग्लिश में मिलेंगे। और अगर कोई वही चीज़ वही कंटेंट मुझे हिंदी में मिल रहा है तो मैं ऑब्वियसली हिंदी में ही प्रेफर करूँगा, उसको इंग्लिश में कभी नहीं करूँगा। एंड दैट्स वाई मैंने झील ज्वाइन भी करी, और एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर बहुत है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी, हमेशा आपको पुश किया जाएगा
इवन अगर आप पढ़ाई कम भी कर रहे हो तो भी है माहौल ऐसा है कि आपको अच्छा लगेगा पढ़ाई ज़्यादा करने में। कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा है कि है ना बहुत अच्छा लगता है मतलब पढ़ने में। दैट्स वाई आई हैव गेट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा झील में। फीचर की सबसे अच्छी बात तो मैं नॉर्मल सी बात है कि है ना मुझे क्वालिटी कंटेंट हिंदी में मिल रहा है, और यही फीचर है जो मुझे एक्चुअली मैं गेटेड झील चूज़ करने के लिए मजबूर किया। आई मीन वन ऑफ द सोल रीज़न कि मैंने गेटेड झील ज्वाइन किया इट इज़ ओनली बिकॉज क्योंकि है ना मुझे वही क्वालिटी कंटेंट जो मुझे इंग्लिश में मिल रहा है वही मेरे को हिंदी में मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने है ना झील ज्वाइन करी थी। टेस्ट सीरीज़ की जैसे अपन अगर बात करें तो आप देखोगे कि गेटेड झील की टेस्ट सीरीज़ और बाकी टेस्ट सीरीज़ से थोड़ी कठिन रहती है। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि यार ज़्यादा कठिन रहती है तो हम इसको ज्वाइन क्यों करें, लेकिन मेरा मानना ये है कि उन्होंने जो टेस्ट सीरीज़ बनाई है ना वो बहुत टू द पॉइंट है। अगर आप उनकी टेस्ट सीरीज़ को देखोगे वो कठिन है, वो कठिन इसलिए क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि है ना क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं या फिर क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। वो कठिन इस मीन्स पे है कि वो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज़्यादा डीप में पूछते हैं। और ठीक है, आप है ना अगर गेट सिर्फ इसलिए पढ़ते हो क्योंकि है ना आपको एग्ज़ाम निकालना है तो वो सही नहीं है। आपकी नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट चेक होनी चाहिए कि आपके मतलब नॉलेज कितनी ज़्यादा है, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और वो मुझे लगता है कि गेटेड झील की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से टेस्ट करती है, तो इसलिए मैं उसको कठिन नहीं बोलूँगा। वो टेस्ट सीरीज़ एक्चुअली बहुत कॉन्सेप्चुअल है। आप क्वेश्चन उसके देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और इवन आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन हैं ना गेटेड झील की टेस्ट सीरीज़ में रिपीट हो जाते हैं गेट में, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गेट ओरिएंटेड रहते हैं। आपके जो बिल्कुल गेट के जो मतलब जैसे आईटी के प्रोफेसर जिस तरीके से वो क्वेश्चन सोचते हैं, आई थिंक इनके क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके से ही रहते हैं कि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डीप में चेक करते हैं। सो आई थिंक टेस्ट सीरीज़ वॉज वेरी गुड। एक्चुअली अगर आप गेटेड झील की बात करें तो यहाँ पर एक मटेरियल मिलता है, हार्ड कॉपी मटेरियल, जो कि सबसे अच्छा है। आई मीन सबसे अच्छी चीज़ एक चीज़ हिंदी में लेक्चर के बाद ये भी है कि है ना यहाँ पर एक मटेरियल मिलता है, और वो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो है ना अगर आप अपनी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हो कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप क्या उस चीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका आप आंसर कर सकते हो कि नहीं, तो फिर वो बेकार हो जाती है वो नॉलेज। आई मीन सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपको काम नहीं बनेगा, आपको उसको टेस्ट भी करना होगा कि वो किस तरीके से आप एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं। और अगर आप जैसे कि गेटेड झील के मॉड्यूल देखोगे तो वो मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छी है। आई मीन उसमें काफ़ी इनफ क्वेश्चंस रहते हैं। इवन अगर आप उन मॉड्यूल्स को करके चले जाओ ना तो मुझे लगता है कि है ना आपसे हर एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि है ना एक्चुअली जो पेपर में आता है। एटलीस्ट एक्चुअली मैं पेपर पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ कि पेपर के मतलब गेट का पेपर, मैं ये चेक करता हूँ कि मैंने जो पढ़ाई करी है वो नॉलेज मेरी अच्छे से टेस्ट हो रही है कि नहीं। तो इसलिए मुझे वो झील की जो मॉड्यूल है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें हर एक पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि है ना आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिए थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट से तो आपका हो जाता है। वैसे आप गेट निकालने की बात करोगे तो आप है ना जैसे डिस्क्रीट में आप सिंपल है ना इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लो ग्राफ थ्योरी का और बाकी का छोड़ दो तो भी मेरे ख्याल से है ना आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट पढ़ना चाहोगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सेट्स एंड रिलेशंस है, उसके बाद ये ग्राफ थ्योरी आती है, फिर प्रोपोर्शन लॉजिक आता है। तो वो सारी नॉलेज टेस्ट होनी चाहिए और उस मॉड्यूल में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो मॉड्यूल कर लिए तो मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मुझे है ना उस मॉड्यूल की बहुत अच्छी लगती है। और जहाँ तक लेक्चर की बात है तो लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। जब तक मेरे किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते हैं मुझे इतना अच्छा फील ही नहीं होता अंदर से। इसलिए है ना अगर आप सही में बताऊँ तो मैंने एटलीस्ट 2 बार तो है ना मैम के हर चैप्टर के वीडियोज़ देखे ही हैं, और किसी के तो 3 या 4 बार भी देखे हैं। जैसे नेटवर्क्स हो गया, नेटवर्क्स मेरा बहुत वीक था, तो अब बजाय इसके कि मैं नेटवर्क्स पे हज़ार क्वेश्चन लगाऊं, मैं इस बात को प्रेफर करता था कि है ना आप मैम के लेक्चर बार फिर से देख लो, क्योंकि मैम के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। और है ना आप मैम के लेक्चर देखोगे तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। आप है ना इवन आपको शायद बुक्स वगैरह पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ना चाहिए, बट अगर आप लेक्चर देख लोगे मैम के तो बिल्कुल वो बुक ओरिएंटेड ही रहते हैं। आई मीन बुक में जो आपको दिया है वो चीज़ आपको सिंपल करके है ना वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी, और इसलिए मुझे लेक्चर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं। वो हिंदी में भी और इतना अच्छा कंटेंट भी है। हाँ, पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्योंकि आप जैसे पैंडेमिक में क्या था कि है ना जैसे ठीक है ऐसा मैं बोलूँगा कि मैं अपने दोस्तों से पूछता था तो काफ़ी सारी कोचिंग्स पैंडेमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएँ, क्योंकि वो सर्विस नहीं दे पा रही थी। और ये बात मुझे झील की बहुत अच्छी लगी कि पैंडेमिक में भी है ना हमें फुल सपोर्ट मिला है।
आई मीन जब पैंडेमिक आया था तो है ना उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करी, और जब भी है ना हमारे पास एक कम्युनिटी थी जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, तो वो कम्युनिटी इतनी हेल्पफुल थी क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चे डिस्कस करते थे डाउट्स। और जब भी डाउट्स मतलब मान लो कि है ना कोई डाउट मुझे नहीं आया या फिर कोई डाउट हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए, हमारी जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, तो फिर है ना हमारे पास गेटेड झील के स्टाफ थे, मतलब सपोर्ट स्टाफ था, वो है ना हमेशा हमारी उन क्वेरीज़ को वहाँ पर सॉल्व कर देता था। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द स्टाफ ऑल्सो, बिकॉज ठीक है आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें दिखती है कि ना मैम लेक्चर ले रही है, लेकिन उसके बाद जो डाउट्स आते हैं उनको सॉल्व करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ये था जो है ना वो स्टाफ ने बहुत अच्छे से है ना हैंडल किया है ये क्वेश्चंस, ऑल दीज थिंग्स। यहाँ तक सपोर्ट की बात की जाए तो देखो, एक समय ऐसा भी आता है कभी कभी कि है ना आपको लगेगा कि है ना क्या आप गेट कर रहे हैं तो आप एकदम सही भी कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था ना कि है ना मेरे दोनों रूममेट जो थे वो बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट ओरिएंटेड थे। इवन मेरा जो कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ही प्लेसमेंट ओरिएंटेड है। और आप अगर आप जान के हैरान होंगे कि शायद मेरे संग आई थिंक सिर्फ एक ही मेरा दोस्त था जो कि है ना गेट की प्रिपरेशन कर रहा था फ्रॉम दैट कॉलेज। सो एक समय पे आपको ऐसा लगेगा कि है ना यार कि आप सही भी कर रहे हो क्या गेट लेके, आपको ऑलरेडी 20+ LPA के प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं कॉलेज में, तो क्या ये गेट देना सही भी है। और इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा एम्बिगस रहता था, लेकिन फिर मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी अपने स्टाफ से और है ना मैम से डिस्कस करी, और उन्होंने समझाया कि है ना आप इन सब चीज़ों पे टेंशन मत लो, ठीक है जो गेट मतलब ठीक है प्लेसमेंट हो रहा है होने दो। उन्होंने मेरे को बिल्कुल गाइड किया कि है ना यस आप है ना आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और है ना आप गेट पे फोकस करो। सो ये जो सपोर्ट होता है ना ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि है ना एटलीस्ट कोई तो है जो है ना मेरे को बैक कर रहा है। इवन मेरे कॉलेज वालों में से मेरे को ज़्यादा बैकिंग मिली नहीं कि है ना उन्होंने मेरे फ्रेंड्स ने ये बोला था कि है ना यार प्लेसमेंट ले लो उसके बाद गेट का देखते रहना, बट मेरे को है ना झील ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और है ना वो जो सपोर्ट था उसने मेरे को हमेशा इस बात पे अड़िग रहा मैं कि है ना गेट ही देना है मुझे, और गेट ही मेरी मतलब मेरा जो पाथ है वो गेट ही है। आई एम नॉट मतलब मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था कभी प्लेसमेंट पे, और इस चीज़ को सपोर्ट भी किया गेट ने, झील ने, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद सपोर्ट ऑल्सो। स्ट्रैटेजी की बात करें तो है ना स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मेरी स्ट्रैटेजी इस तरीके से थी कि है ना जैसे कि है ना सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी अच्छी करी थी। फर्स्ट और सेकंड ईयर से ही मैं है ना थोड़ी बहुत कोडिंग करता ही रहता था और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी थी। इवन आई हैव ऑल्सो गॉन फॉर ACM ICPC रीजनलिस्ट, एंड ऑल्सो है ना मैंने कोडशेफ के कुछ कॉम्पिटिशन्स मतलब जीते भी हैं छोटे मोटे मतलब कॉलेज लेवल पे। सो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मेरी इस तरीके से थी कि है ना फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने है ना अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया, और उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने ऐसा किया था कि है ना सिर्फ मैं मैम के लेक्चर्स देखता था। जैसे कि है ना हमारा जो कॉलेज रहता था वो रहता था अराउंड 5 बजे तक कॉलेज रहता था, और उसके बाद हमारी मैम की क्लासेस रहती थी। तो थर्ड ईयर में मैंने सिर्फ इतना किया कि जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनका मैंने बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। जितना भी जैसे कि बाकी के जो 2 घंटे मेरे को मिलते थे उसमें मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे है ना अपने लेक्चर्स देखने हैं मैम के, और कोचिंग जाके मैं लेक्चर देख लेता था। तो लेक्चर देखने के बाद जैसे लेक्चर अपन ने देखे 6 to 8 है ना, तो 6 to 8 के बाद है ना सिंपली मैं घर जाता था और सिंपली कोडिंग करता था। मतलब थर्ड ईयर में सिंपली मैंने अपना एक बेस तैयार कर लिया कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और है ना सारा बेस क्लियर कर लिया। थर्ड ईयर के बाद जब आखिरी के मेरे पास 7 to 8 मंथ्स बचे थे, तो है ना जब 7 to 8 मंथ्स में मैंने जैसे कि जो क्वेश्चंस मेरे रह गए थे, मेरा बेस तो पूरा क्लियर हो गया था, एंड उसके बाद 7 to 8 मंथ्स से मैंने जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस मैंने लगाए, और मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करी। जब मेरा लेक्चर दिख रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन लगाता था, आई मीन शायद थोड़े बहुत, लेकिन आखिरी के 6-7 मंथ्स पे उसके बाद मैंने ये देखा कि है ना अब मुझे मतलब मैं पहले कोडिंग भी करता था और उसके बाद मैंने 6-7 मंथ जो आखिरी के बचे थे उसमें सोचा कि अब मुझे कोडिंग छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली में रिग्रेस थोड़ी गेट की पढ़ाई चालू कर दी। फिर पूरा दिन मैं गेट को ही देता था, और है ना पूरा दिन मतलब एक्चुअली पढ़ाई तो मैंने हमेशा से लगभग 3 या 4 घंटे ही करी अपने पूरी लाइफ में। मतलब एक दिन में इससे ज़्यादा मैं कभी पढ़ता ही नहीं था, एंड उन 3-4 घंटे को भी मैंने मतलब पूरा गेट को डिवोट कर दिया था। तो उन 3-4 घंटे में मतलब आखिरी के 6-7 मंथ्स में मैं सिर्फ है ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, और है ना अपने नोट्स तो मैंने पूरे बना लिए थे। तो नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज़ करता था और सिंपली है ना क्वेश्चन लगा लेता था। तो है ना इसमें अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि है ना चीज़ें कितनी आसान है।
आई मीन आपकी है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी हो चुकी हैं इस समय, आपका बेस भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, और है ना आप इवन क्वेश्चंस भी लगा रहे हो। और ये काम है ना आपको ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। आई मीन अगर आप ये सोचते हो कि ना इस चीज़ के लिए मुझे दिन के 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे, तो नहीं, इट ओनली रिक्वायर्स लाइक 3 to 4 आवर्स पर डे। बट है ना यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, तो फिर आपको है ना, जैसे मैंने कई और जगह देखा है, तो वो लोग बोलते हैं कि लाइक आपको शायद 10 से 12 घंटे देना पड़ेगा आखिरी के 6 महीनों में, और है ना सब सोशल मीडिया और इन सब से कट ऑफ होना पड़ेगा। बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ। आप सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ो दिन में, लेकिन कंसिस्टेंट। और है ना कंसिस्टेंसी का मेरा मतलब है कि है ना अगर आप 3-4 घंटे दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने है ना बीच में है ना 10 दिन का ब्रेक ले लिया, या फिर इवन 5 डेज़ का ब्रेक भी मैं रिकमेंड नहीं करता। एक आध दिन तो चलता है कि है ना ठीक है आप किसी पार्टी वार्टी में चले गए, आपका बर्थडे है, या फिर ठीक है कोई आपका क्वेश्चन आ गया, लेकिन 1 या 2 दिन से ज़्यादा आप कभी गैप मत देना, और कंसिस्टेंटली 3-4 घंटे दो, और आराम से रहो 6-7, और आखिरी के 6-7 महीने में आप सिंपली है ना मॉक टेस्ट और है ना सिंपली जो टेस्ट होते हैं, मतलब गेट के आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं, तो वो आप दोगे, एंड मेरे हिसाब से आराम से आप इस तरीके से गेट क्लियर कर सकते हो। तो है ना जर्नी मेरी यही रही कि है ना चीज़ों को बहुत सिंपल रखा जाए, और चीज़ों को सिंपल रख के भी अपन कंसिस्टेंट बने रहे, है ना। और 3-4 घंटे भी जो मैंने बोला है वो ऐसा नहीं कि है ना आप 3-4 घंटे एकदम से स्प्रिंट लगा रहे हो। 3-4 घंटे मतलब 1 घंटा आपने सुबह पढ़ लिया, फिर आपने बहुत सारा 4-5 घंटा गैप दे दिया, फिर आपने 2 घंटे पढ़ लिए, और फिर आपने है ना आराम से, और फिर रात में है ना 1 घंटा पढ़ के अपन सो गए। तो है ना इस तरीके से जर्नी रही है मेरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि कभी भी कंस्ट्रेंट ले लिया मैंने, जैसे कि मेरा ऐसा कभी भी नहीं था कि है ना मेरे को इतने बजे सोना है और इतने बजे है ना मुझे उठना है। अगर वैसे नॉर्मली अगर आप मैं बताऊँ तो है ना मैं मतलब रात के 4 बजे या 5 बजे सोता था, और अराउंड 1 या 12 बजे उठता था। मतलब ये समझ लीजिए कि हर दिन मैंने 8 या 9 घंटे नींद ली है, और मतलब मेरी मर्ज़ी, मतलब क्योंकि 4-5 बजे सोता था मैं, क्योंकि मुझे 4-5 बजे नींद आती थी, और 4-5 बजे ही है ना मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ अब है ना काफ़ी हो गया है, अब है ना मुझे सो जाना चाहिए। क्योंकि होता ऐसा था कि जहाँ पर मैं रहता था, जैसे कोविड की सिचुएशन थी, उस समय ऐसा होता था कि सुबह हर कोई अपने घर पे रहता था, तो शोर बहुत होता था, इसलिए मैं रात में पढ़ाई करता था थोड़ा, मतलब रात में जो 12 से 4 का जो मेरा टाइम था उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता था। बट अगेन आई एम सेइंग कि है ना इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, कि अगर आपको लगता है कि है ना मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी सो, किसी और की बात मत मानो। मुझे लगता था कि मुझे 5 बजे सोना चाहिए, तो मैं 5 बजे सोता था, कभी कभी शायद 12 बजे भी सो जाता था, वो तो मेरे ऊपर है जो मुझे लगता था। और उसके बाद जो सही लगे, मतलब जितने समय आपको सुबह नहीं पढ़ना आप शाम को पढ़ लो, ऐसा नहीं कि रोज़ मैं सुबह पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता था कि है ना आज सुबह नहीं पढ़ना तो शाम को पढ़ लो। तो इस तरीके से मतलब बिना कंस्ट्रेंट के रोज़ 2-3-4 घंटे पढ़ के और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, और आराम से आपका गेट तो क्लियर हो ही जाना है। लेकिन टास्क तो बहुत बड़े हैं उसके बाद, तो उसके लिए आपको ही प्रिपेयर होना है। अगर जूनियर्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि है ना अपना टारगेट फिक्स कर लो, कि है ना कभी भी है ना 2 चीज़ों पर कंसंट्रेट मत करना प्लीज़। मैं हमेशा है ना हर किसी को यही बोलता हूँ कि है ना आप कभी भी 2 चीज़ों पर कंसंट्रेट मत करना। हो सकता है कि आप दोनों में अच्छा परफॉर्म कर लो, बट इट्स नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग्स, बिकॉज आपको लगेगा कि है ना मेरा शायद, ऐसे लोग क्या करते हैं कि प्लेसमेंट भी लेते हैं और है ना उस पर भी जाते हैं, क्या बोलते हैं गेट भी कर लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि गेट हम एज अ बैकअप ऑप्शन रख लेते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि है ना अगर आपका दोनों चीज़ भी आपकी सही निकल गई ना, तो भी हमेशा आपको ऐसे ही लगेगा कि है ना आपने एक जगह तो अपनी मेहनत बर्बाद कर दी ना, अगर आप वो मेहनत भी किसी एक चीज़ में लगा देते तो शायद आपको और भी अच्छा हो सकता था। इवन मैं कह सकता हूँ कि इवन मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 है तो भी है ना, और इवन ऐसा भी हो सकता था मैं प्लेसमेंट ले भी लेता तो भी शायद मेरी रैंक इतनी ही आती। बट मेरे को दुख इस बात का होता है कि है ना मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्ड कर पाया। गेट निकालना मेरा गेट में रैंक लाना एम नहीं था। मेरा एम ये है कि मेरे को जो सब्जेक्ट्स एक्चुअली जो गेट में आते हैं उनको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो अगर आप किसी और चीज़ में टाइम डिवोट करते हो तो एक्चुअली आप है ना अपने माइंड को 2 जगह स्विच कर रहे हो, और जिस दिन आपने अपने माइंड को 2 जगह स्विच किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चलती हैं वो भी आप अच्छे से नहीं सोच पाओगे। क्योंकि मैं बोलता ये हूँ कि मैं 2-3 घंटे ही पढ़ता हूँ दिन में, लेकिन चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। कि जब भी मैं कहीं पे ऐसे वॉक भी कर रहा हूँ या नॉर्मली रोम अराउंड कर रहा हूँ तो भी मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि है ना एक्चुअली ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती थी। ये चीज़ें सबकॉन्शियस में चलती हैं, इवन सोच भी नहीं रहा तो भी वो चीज़ें है ना अपने माइंड में है ना रिफ्लेक्ट होती जाती हैं। तो वो आप है ना इस चीज़ को सोचते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 2 चीज़ों पर फोकस मत करना, हमेशा एक ही चीज़ पर फोकस करना।
और ट्राई टू, अब ये नहीं है कि है ना गेट में है ना, गेट से है ना आपको है ना इतनी चीज़ें मिल जाती है तो आपने गेट ले लिया। आप पहले एक बार डिसाइड कर लो कि क्या आपको सही में गेट चाहिए कि नहीं। अगर आपको गेट के लिए आप एक्चुअली में तैयार हो तो अभी आप गेट की प्रिपरेशन करना है, या फिर आप प्लेसमेंट ले लो। जैसे मेरे दोनों रूममेट्स हैं, उन दोनों मेरे रूममेट्स ने कभी भी है ना किसी और चीज़ से फोकस नहीं किया। उनका हमेशा से था कि हमें प्लेसमेंट लेना है और सिंपली सेटल हो जाना है, और वो अच्छी खासी कंपनी में सेटल्ड है। मतलब दोनों 20 LPA की प्लेसमेंट से अपने बढ़िया कंपनी में सेटल्ड है और बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने उनका कभी लोड भी नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 20 LPA का प्लेसमेंट ले लिया तो मैं मतलब उससे कुछ है ना अपने माइंड से डाइवर्ट हो जाऊँ कि है ना अब मुझे ऐसा लगे कि यार मैं भी ले लेता हूँ प्लेसमेंट। तो हम तीनों का ऐसा ही था हमेशा से कि है ना एक चीज़ पे फोकस करना है सिंपली। मैंने गेट पे फोकस किया, उन्होंने दोनों को प्लेसमेंट फोकस किया। इवन उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया और मैंने भी टारगेट अचीव कर लिया। सो ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए क्योंकि है ना कभी अपने माइंड मतलब अपने टारगेट से डाइवर्ट नहीं हुए। जो हमेशा मैंने सोचा है मैंने उसी पर फोकस किया है। और होता है, ऐसा होता है, आपको लगेगा कि है ना यार मतलब फैमिली से प्रेशर आ रहा है और दोस्तों से प्रेशर आ रहा है कि यार उनका प्लेसमेंट हो गया मेरा नहीं हुआ। तो वो ठीक है, हर किसी की लाइफ अलग होती है। आप है ना ऐसे दूसरों को कंपेयर नहीं कर सकते। उनका प्लेसमेंट हो गया तो ठीक है ना, उनका एम है प्लेसमेंट। अगर मेरा एम गेट है तो मेरा प्लेसमेंट हो गया भी मेरे को कौन सी खुशी मिल जानी थी। तो इसलिए आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो, पहली बात तो ये। और उसके बाद कभी भी स्प्रिंट मत लगाना। मतलब ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि है ना मैं आखिरी के 4-5 महीने में है ना मेहनत कर लेता हूँ, और हो जाता है 4-5 महीने में भी है ना आराम से गेट निकाल सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहते हैं और 4-5 महीने गेट निकालने के लिए तो इनफ है। बट मैं उसको इसलिए है ना रिकमेंड नहीं करता कभी, क्योंकि 4-5 महीने में आप सिर्फ गेट निकाल सकते हो। गेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कभी समझ नहीं सकते। उसके अंदर जो डेप्थ होती है उसको आप कभी नहीं समझ पाओगे। गेट को निकालना इतना आसान मतलब इतना कठिन नहीं है। आप सिंपली है ना जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके आप पैटर्न देख सकते हो, और है ना गेट के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ही बेस्ड रहते हैं। जैसे आप अगर डिस्क्रीट की बात करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ग्राफ या फिर प्रिपोजिशन लॉजिक से आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ वो टॉपिक पढ़ लिया और बाकी छोड़ दिया, क्योंकि मार्क्स तो तब भी आ जाएंगे आप वो 2 टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि है ना आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कभी क्लियर नहीं होगा, और जब आप बाद में जाओगे एमटेक अपना करोगे या फिर आगे चीज़ों की प्रिपेयर करोगे, आपको वही चीज़ें बहुत कठिन लगने लगेंगी। और फिर आप कहोगे कि है ना चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हो गई हैं। चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं हुई हैं, एक्चुअली आपने है ना चीज़ों को गलत तरीके से देखा था और अब आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि है ना बाद में चीज़ें बहुत कठिन हो जानी है। आपको लगेगा कि है ना आपने जो गेट में पढ़ाई करी है वो तो कहीं से भी है ना इवन बेस भी नहीं है एमटेक में, क्योंकि वो बेस नहीं है, क्योंकि है ना आपने पढ़ाई गेट के लिए करी थी ना कि आपने एमटेक के लिए करी थी। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे कि आपको सब्जेक्ट्स को एक्चुअली समझना है, उसमें एक्चुअली अंदर से क्या चीज़ें अगर आप समझोगे तो आपको बाद में भी इतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप इस तरीके से करोगे तो हो सकता है कि बाद में आपको एमटेक ईयर्स में पूरा दिन अपना देना पड़े, क्या बोलते हैं, उनकी स्टडीज़ के लिए। बट अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आई थिंक एक अच्छा खासा हेड स्टार्ट रहेगा आपके पास, और आप कभी भी स्ट्रगल नहीं करोगे। आई मीन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आप 5-6 महीने में करते हो तो वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आप सिर्फ शायद 2-3 महीने में भूल जाओगे उन चीज़ों के। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को समझोगे तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपको शायद कई सालों तक याद रहेंगी। और मेरा तो यही मानना है कि अगर मैं किसी चीज़ में टाइम डिवोट करता हूँ तो मैं उस चीज़ को हमेशा अच्छे से ग्रैस्प करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। मैंने प्लेसमेंट भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि हो सकता है कि मेरा प्लेसमेंट हो जाता लेकिन मेरा टाइम तो वेस्ट हो जाता ना उतना। और अपने टाइम को मैं कभी वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप कहते हो कि है ना 7-8 घंटे आप खेला या फिर है ना आपने है ना कोई स्पोर्ट वगैरह देख लिया, तो वो टाइम वेस्ट नहीं है। टाइम वेस्ट एक्चुअली आपका ये है कि है ना आप गलत चीज़ में टाइम दे रहे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स देखने से मेरे माइंड को स्ट्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन पढ़ाई करने से मुझे स्ट्रेस होता था। ऑब्वियसली पढ़ाई करना ज़्यादा किसी को इतना पसंद नहीं होता है कि इतना करे, लेकिन स्पोर्ट्स अगर इन सब में टाइम वेस्ट नहीं बोल सकते उसे आप, वो चीज़ें माइंड को रिलैक्स करने के लिए होती हैं। सो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिवोट अपनी हॉबीज़ को पूरे करने में लगाऊँ, ना कि है ना उन चीज़ों में जो कि शायद मुझे आगे कभी हेल्प भी ना करें। सो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ जूनियर्स को कि प्लीज़ एक ही चीज़ पर फोकस रहें और कंसिस्टेंटली मेहनत करें। अगर आपने गेट के लिए अगर आप टाइम की बात करें तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको 10-11 मंथ्स तो देने ही चाहिए गेट के लिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपको गेट निकालना है, आपको सब्जेक्ट को समझना है। और उसके लिए मुझे लगता है कि एक एवरेज बच्चे को 10-11 मंथ्स तो देने ही चाहिए। और आप सिंपली प्रिपेयर करो दिन के 3 से 4 घंटे, और आराम से आप है ना एटलीस्ट गेट जैसा एग्ज़ाम तो आप निकाल ही सकते हो।
और कभी भी है ना दूसरी जगह मत जाना। अगर हो सकता है कि आपका दोस्त बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस हो चुका है, जैसे कि मेरे दोस्त अगस्त में प्लेस हो गए थे, मैंने फिर अपने दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि अच्छी बात है आपका प्लेसमेंट हो। और है ना हम हमेशा से कनेक्टेड थे, मतलब ऐसा नहीं है वो कभी मैं ना इस तरीके से मुझसे बात नहीं करते थे कि है ना यार कि तेरा तो प्लेसमेंट नहीं, मतलब इस तरीके से आपको थॉट आएगा ना कि यार हो सकता है कि अपने दोस्त अपने बारे में ऐसा सोचे कि यार इसका तो हो गया और उसका नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्त भी बहुत सपोर्टिव थे कि है ना उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला कि है ना कि हमें विश्वास है कि भाई तू निकाल लेगा। और है ना ऐसा ही हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि एक सपोर्ट भी रहता है, सपोर्ट भी चाहिए होता है। मेरे फ्रेंड्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट भी किया है। तो कभी भी है ना ये मत सोचना है कि है ना आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप ये सोच रहे हो कि है ना मैं प्लेसमेंट ले लेता हूँ, छोटा मोटा ही ले लेता हूँ। तो इस तरीके की सोच मत रखना। आप हमेशा एक बड़े टारगेट को देखा करो। हो सकता मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी रैंक इतनी अच्छी आएगी, बट मैंने ये ज़रूर सोचा था कि है ना मैं अपना फुल दूंगा, और दूंगा तो इतना दूंगा कि कभी मुझे रिग्रेट ना हो कि है ना काश मैंने इसकी जगह ये टाइम इसको डिवोट कर लेता। तो दैट्स वाई ये चीज़ आपको लगेगा कि है ना शायद इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हो। अगर आप 2 चीज़ों में टाइम दोगे तो हो सकता है कि आप आखिरी के दिन, पेपर के दिन, बिल्कुल हो सकता है कि आप है ना बॉटल कर जाओगे। हो सकता है कि उस दिन आप कहते हो कि उस दिन सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक्स नहीं है वो एक्चुअली में, वो आपकी इनसिक्योरिटी है जो कि आप है ना उसको आप सिली मिस्टेक बोलते हो। अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस करोगे तो प्रेशर तो रहता है उस दिन कि आप सोचोगे कि हो सकता है कि उस दिन पेपर अच्छा ना जाए या ये ना हो, बट अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है ना तो चीज़ें ज़्यादा गलत नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप शायद ईयर 1 एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपकी ईयर 400-500 आ जाए, तो है ना उसमें कोई अंतर नहीं है। कॉलेज तब भी सेम ही है, बस अंतर सिर्फ टैग का है। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और इवन आपका उस दिन पेपर बिगड़ भी जाता है तो भी आप किसी भी कॉलेज से, आई मीन इवन जो पीछे वाले कॉलेज होते हैं, आप सोचोगे कि है ना वो कॉलेज है ना कम, मतलब NITs और टॉप IIITs ख़राब, नहीं, वो सब सेम ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि है ना उनका टैग नहीं है। और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जगह बिल्कुल बराबर हैं। अगर आपने सही में पढ़ाई करी है तो वहाँ से भी आप टॉप प्लेसमेंट निकाल ही लोगे या जो भी आपको आगे करना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो, गेट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, आप है ना सिर्फ है ना उन पर्टिकुलर चीज़ों पर फोकस करते हो, तो मुझे लगता है कि इवन अगर आप IISc या फिर IIT बॉम्बे में भी होगे तो भी शायद है ना आप उतना अच्छा प्लेसमेंट ना निकाल पाओ जितना आप एक NIT से निकाल लेते अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते। तो यही सब चीज़ें थी। और आखिर में मैं ये भी बोलना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहूँगा जयश्री मैम को, क्योंकि जयश्री मैम ने मुझे बहुत, मतलब जयश्री मैम जो हमारी एजुकेटर थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं और है ना काफ़ी अच्छा पढ़ाया उन्होंने। सो सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं जयश्री मैम को देना चाहूँगा। एंड सेकेंडली मैं ना राजेश सर को भी थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि है ना एट द टाइम ऑफ कोविड आप कह सकते हो कई सारी कोचिंग्स ने है ना सिर्फ मटेरियल दिया था, लेकिन उनके पास सेटअप ना होने के कारण उन्होंने आगे है ना अपनी कोचिंग कंटिन्यू नहीं करी। लेकिन ज़ील ने हमेशा है ना उस चीज़ को है ना एज अ अपॉर्चुनिटी उसको है ना लिया है, और है ना उन्होंने किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी है ना अवेलेबल कराई, और इवन जो भी ऑफलाइन में हमें जो भी चीज़ें मिलती थी वो सारी हमें ऑनलाइन में ही मिली हैं। एंड दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ राजेश सर, उन्होंने बहुत मेहनत करी। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगा अर्चित सर को एंड आशीष सर को एंड बसंत सर को, क्योंकि उन्होंने भी है ना मेरी बहुत हेल्प करी है। उन्होंने हमेशा मेरे जो डाउट्स होते हैं, लेक्चर्स तो आप देख लेते हो, लेकिन उसके बाद जो डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करने के लिए भी आपको कोई चाहिए होता है, क्योंकि आप अपने आप से खुश हो सकता है कि आप मेजॉरिटी ऑफ डाउट में क्लियर कर लेता था ऑनलाइन साइट पे, बट है ना कुछ डाउट्स होते हैं जो कि आप शायद नहीं कर पाओ, आपको शायद ऑनलाइन भी ना मिले। सो उस वक्त पे मुझे है ना आशीष सर, अर्पित सर और बसंत सर ने बहुत हेल्प करी है। एंड मैं अपने फ्रेंड्स का भी हमेशा थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स टू माई फ्रेंड ऋतिक, बिकॉज ऋतिक ने हमेशा बहुत हेल्प करी है मेरी। इवन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका लो टाइम चल रहा होता है, हो सकता है कि आप किसी टेस्ट में रैंक नहीं आए, हो सकता है कि है ना कोई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपको, तो उस टाइम में है ना हमेशा मेरे दोस्तों ने हेल्प करी है, जिसमें आई एम स्पेशली थैंकिंग ऋतिक, बिकॉज उसने मेरी हमेशा हेल्प करी है। वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता था, हर टेस्ट के बाद हम है ना चीज़ों को डिस्कस करते थे। और एंड थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि है ना जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे गेट वाले फ्रेंड्स नहीं थे, जो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स थे, जिनसे मैं गेट की बातें तो नहीं करता था, नॉर्मल बातें ही करता था, बट उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट किया है। क्योंकि एक समय था जब मुझे एक्चुअली में लगने लगा था कि है ना क्या मैं सही कर रहा हूँ, कि मेरे सारे फ्रेंड्स का प्लेसमेंट हो गया है, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि है ना किशन तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, तुझे है ना दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने हमेशा मुझे विश्वास दिलाया कि है ना कि तेरे अंदर इतना कैलिबर है कि तू है ना टॉप रैंक अचीव कर सकता है, और तुझे इन सब चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं है, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। सो एंड स्पेशल थैंक्स टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड लास्टली, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके पास कोई डाउट्स हैं,
तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी अपन है ना, अभी बाद में अपन एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे जिसमें आपको जो भी क्वेरीज़ है आप वहाँ पूछ सकते हैं। सो है ना, इवन आप मतलब आगे अपन सेशन प्लान करेंगे जिसमें अपन है ना 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, अपन लाइव सेशन इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। सो आपको कोई दिक्कत हो, अगर कोई भी अगर डाउट्स आपके यहाँ रह गए, शायद हो सकता है कि मैंने कुछ बातें यहाँ पर क्लियर नहीं करी हूँ, तो अपन वहाँ कर लेंगे, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड सी यू सून, थैंक यू।